चिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। ॐ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरि ओम। सभी को सादर प्रणाम, सुप्रभातम। आज हम फलदीपिका ग्रंथ के ग्रहबल अध्याय का अग्रिम श्लोक, जो 8 नंबर श्लोक केंद्राणाम श्रेष्ठत्व का श्लोक है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। केंद्राणाम श्रेष्ठत्वम। केंद्रे ग्रहाणम उदितं बलं यत् सखे नभस्यस्तगृहे विलग्ने उपर्युपर्युक्त पदक्रमेण बलाभिवृद्धिं हि विकल्पयन्ति। केंद्रे ग्रहाणाम् उदितं बलं यत् सखे नभस्यस्तगृहे विलग्ने उपर्युपर्युक्त पदक्रमेण बलाभिवृद्धिं हि विकल्पयन्ति। केंद्रे ग्रहाणाम् उदितं बलं यत् सुखे नभस्यस्तगृहे विलग्ने उपर्युपर्युक्त पदक्रमेण बलाभिवृद्धिं हि विकल्पयन्ति। केंद्रे, तो हम यह विषय जब पढ़ने जा रहे हैं केंद्र आदि बलों के विषय में, तो पहले से पढ़े हुए हैं। यदि कोई ग्रह केंद्र में रहेगा तभी उसको कितना बल मिलता है? पूर्ण बल मिलता है। केंद्र के बाद पणफर होता है, पणफर के बाद अपक्लिम में। तो पणफर स्थान में आधा बल और आपक्लिम में 1 चरण बल मिलता है। उस प्रकार के बल विचार हम पहले से केंद्रादि बलों के विषय में पढ़े हुए थे। केंद्र, पणफर और आपक्लिम। यहाँ पे केवल केंद्र के विषय है। केंद्राणम मतलब केंद्र स्थानानम। केंद्र स्थानानम कथनेन, केंद्र कहने से 1, 4, 7, 10 होता है। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव। प्रथम भाव से लग्न का विचार, शरीर का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से सुख, वाहन, मातृ संबंधी विचार किया जाता है। सप्तम भाव से पत्नी, जाया संबंधी विचार किया जाता है। और दसम भाव से कर्म संबंधी व पितृ संबंधी विचार किया जाता है। तो ये 4 भाव केंद्र कहलाता है। तो केंद्र आदि जो बल है वो पहले से कहा गया है। यहाँ पर कह रहा है केंद्रे ग्रहाणम उदितम बलम यत् सुखे नभस्य। जो उदित बल है, जो हम बल विचार कर रहे हैं केंद्रों में 1, 4, 7, 10 में, उसको आप देखिए कैसे क्रम से। सुखे, सुखे कथने न चतुर्थ भाव को सुख भाव भी कहा जाता है, मित्र भाव भी कहा जाता है। सुखे चतुर्थ भावे। नभ, नभ कहने से ख कहने से दसम भाव को समझा जाता है। दसम भाव का अन्य संज्ञा जो है वो नभ संज्ञा है, ख संज्ञा है। नभस्य अस्तगृहे, अस्तगृहे कहने से सप्तम गृह को, सप्तम भाव को अस्त कहा जाता है। अस्तगृहे। विलग्ने, उसके बाद विलग्न का है। तो सुखे नभस्य अस्तगृहे विलग्ने। तो यह क्रम हो गया। चतुर्थ भाव, दसम भाव, सप्तम भाव और लग्न भाव। यह क्रम से उत्तरोत्तर बल वृद्धि कुर्वन्ति। जो व्याख्या में लिखा गया है, केंद्रादि बलम पूर्वम कथितम इदानीं केंद्र स्थानानां श्रेष्ठत्वम उच्यते तद्यथा चतुर्थ भावः
दशम भावः सप्तम भावः लग्नं च एते क्रमशः उत्तरोत्तर बलाभिवृद्धिं कुर्वन्ति। मतलब इन चारों का बल अभिवृद्धि जो है वो उत्तर उत्तर होता है। जैसे चतुर्थ भाव में ग्रह जितना बलवान होता है उससे ज्यादा दशम भाव में होता है, दशम भाव से ज्यादा सप्तम भाव में होता है और सप्तम भाव से ज्यादा लग्न में होता है। परंतु यह राशि और ग्रह स्थिति वसात भी हम लोगों को समझना चाहिए। कौन सा राशि वो लग्न में है, कौन सा ग्रह बैठा है, वो जिस राशि में बैठा हुआ है लग्न में वह उसके लिए मित्र है या शत्रु है या उच्च है या मूल त्रिकोण है, वो फलादेश के समय में वह सबको भी ध्यान में रखना चाहिए आपको। लेकिन यह एक नियम कह रहा है, तो फल अभिवृद्धि करने के लिए ये भाव जो होते हैं केंद्र के 4 भावों से लग्न सबसे ज्यादा बल को प्राप्ति कर लाता है। मतलब लग्न में बैठा हुआ ग्रह ज्यादा फलप्रद होता है, उसके थोड़ा सा कम सप्तम भाव में, उससे कम दशम भाव, उससे कम चतुर्थ भाव। तो चतुर्थ भाव, दशम भाव, सप्तम भाव, लग्न ये फल अभिवृद्धि उत्तर उत्तर करते हैं। लेकिन हम यह जानते हैं कर्म भाव जो होता है वो दशम भाव होता है, इसीलिए तो जो दशम भाव है वो केंद्र में श्रेष्ठत्व होता है। फलादेश के लिए केंद्र में दशम भाव और त्रिकोण में, त्रिकोण कहने से पंचम नवम को त्रिकोण समझा जाता है, पंचम नवम भाव, उसमें नवम भाव जो है वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तो यदि दशम भाव और नवम भाव में परस्पर में कोई संबंध हो, इतरातर दृष्टि संबंध हो, स्थान विनिर्णय संबंध हो, बा सहवास संबंध हो, नवम और दशम भाव के बीच में यदि कोई भी संबंध हो तभी वो श्रेष्ठ योग कहलाता है। इस प्रकार की केंद्रों के श्रेष्ठत्व को हम लोगों को समझना चाहिए और यह विषय फलादेश में ज्यादा उपयुक्त है। फलादेश करते वक्त इस सबको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद दृष्टि के विषय हम लोगों को पढ़ना चाहिए। श्रेष्ठ दृष्टि निर्णय, केंद्राणम श्रेष्ठत्वम, इसके बाद क्या कह रहा है, श्रेष्ठ दृष्टि निर्णय नवम श्लोक में वो कह रहे हैं। श्रेष्ठेति सा सप्तम दृष्ट्येव सर्वत्र वाच्यान तथान्य दृष्टिः योगादिषु न्यून फल प्रदेति विशेष दृष्टिर्न तु कैश्चिदुक्ता। श्रेष्ठेति सा सप्तम दृष्टिरेव सर्वत्र वाच्यान तथान्य दृष्टिः योगादिषु न्यून फल प्रदेति विशेष दृष्टिर्न तु कैश्चिदुक्ता। श्रेष्ठ दृष्टि क्या है? हम लोग जानते हैं प्रत्येक ग्रह सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो सप्तम भाव जो होता है वो श्रेष्ठ दृष्टि कहलाता है। तो इसीलिए श्रेष्ठेति सा सप्तम दृष्टिरेव सर्वत्र, सर्वत्र सभी जगह सभी ग्रहों के लिए सप्तम दृष्टि जो होता है वो श्रेष्ठ दृष्टि होता है। सप्तम दृष्टि को पूर्ण दृष्टि से कोई भी ग्रह देखता है। ग्रह जहां बैठा है उससे सप्तम भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो इसीलिए व्याख्या में लिखा गया है, यत्र दृष्टि वशात ग्रह योग जायते तत्र सप्तम दृष्टिरेव विशेष योगदायको भवति न तथा अन्य दृष्टि ही। जो एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि, यह जो अन्य दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि जैसे फलप्रद नहीं होंगे, कोई विशेष योग सृष्टि नहीं कर सकते हैं। कार्यवशात इन तीनों का विचार करना चाहिए। एक पाद दृष्टि मतलब 25% दृष्टि, द्विपाद दृष्टि मतलब 50% दृष्टि और त्रिपाद दृष्टि मतलब 75% दृष्टि। एक पाद कहने से भी हम यदि पूर्ण दृष्टि को 60 कला मानेंगे, एक पाद कहने से 15 कला होगा, दृष्टि का मान जो है वो 15 कला हो जाएगा। द्विपाद कहने से 30 कला होगा
और त्रिपाद कहने से 45 कला होगा। पूर्ण दृष्टि तो 60 कला का है। उस तरह के भी हम लोगों को समझना चाहिए। तो इसीलिए व्याख्या में लिखा गया है, अन्य एकपाद द्विपाद त्रिपाद दृष्टयः क्रमशः फलदायकाः भवन्ति। योगादिषु न्यून फलप्रदेति विशेष दृष्टि न तो कश्चित् उक्ता। तो शनि और गुरु मंगल इन तीनों का कुछ विशेष दृष्टि विचार भी हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। शनि जो है विशेष दृष्टि कहाँ पर देता है ना, तृतीय दशमे शनि का, चतुर्थाष्टमे भौम का और नवम पंचम में बृहस्पति का। यह जो है वो विशेष दृष्टि है। तृतीय और दशम भाव को शनि पूर्ण दृष्टि से भी देखता है, विशेष दृष्टि विचार में यह कहा गया था। लेकिन यह श्लोक में कह रहा है जो विशेष दृष्टि विचार शनि के लिए हम कर रहे हैं तृतीय दशम, वो सप्तम भाव जैसा दृष्टि नहीं देगा। सप्तम भाव को दृष्टि देना एक महत्व अलग है और विशेष दृष्टि तृतीय और दशम जो शनि का पूर्ण दृष्टि होता है वो विशेष दृष्टि विचार जो है उसका महत्व अलग है। इसीलिए ये सप्तम भाव पूर्ण फलदायक होती है और जो शनि का तृतीय दशम को विशेष दृष्टि वो उतना ज्यादा पूर्ण फलदायक नहीं हो सकता है। यह किस किस दैवज्ञों का मत भी है, कोई कोई दैवज्ञों का मत है। इसीलिए कहा जा रहा है केषांचन आचार्याणाम मतेन शनि गुरु भौमानां विशेष पूर्ण दृष्टि ही पूर्ण फलदायको न भवति, सर्वेषां सप्तम दृष्टि ही पूर्ण फलदायको भवति। तो शनि के लिए विशेष पूर्ण दृष्टि मतलब तृतीय दशम, मंगल के लिए चतुर्थ भाव और अष्टम भाव को, जहाँ मंगल बैठा है वहां से चतुर्थ स्थान और वहां से अष्टम स्थान को वो विशेष पूर्ण दृष्टि से देखता है। लेकिन वो विशेष पूर्ण दृष्टि विशेष पूर्ण फलदायक नहीं हो सकता है। और बृहस्पति का जो है वो पंचम नवम, बृहस्पति जन्म कुंडली में जिस स्थान में बैठा है वहां से पंचम भाव को और वहां से नवम भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देखता है, लेकिन उसमें भी वो विशेष फलदायक नहीं हो सकता है। किस किस दैवज्ञों का मत है, लेकिन सभी का मत नहीं है। इसीलिए आप लोगों को फलादेश करते वक्त यह ध्यान देना है, जरूर शनि मंगल और बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि विशेष दृष्टि से भी गिनती हो सकता है। मतलब शनि सप्तम तृतीय दशम इन तीनों स्थान को विशेष दृष्टि पूर्ण दृष्टि से दृश्यमान होगा और वो फल भी प्रदान कर सकता है। किसी का मतांतर है, मतांतर से आपको उसी तरह समझना चाहिए। उसके बाद फलोपयोगी मैत्री विचार। हम लोग जानते हैं मित्रामित्र विचार में दो प्रकार के हम पढ़े हुए हैं, एक नैसर्गिक और एक तात्कालिक। नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक मित्र शत्रु विचार हम पढ़े हुए हैं जो स्थिर है, लेकिन तात्कालिक मित्र शत्रु विचार जो है वो परिवर्तनशील है। प्रत्येक जन्म कुंडली के लिए तात्कालिक मित्र शत्रु भिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि ग्रह जिस स्थान में, जिस राशि में, जिस भाव में बैठा हुआ होता है वहां से 3, 2, 3, 4 और 10, 11, 12 इन 6 स्थान को वो तात्कालिक मित्र और बाकी सभी स्थान को वो तात्कालिक शत्रु दृष्टि से देखता है। तो यह विचार प्रत्येक जन्म कुंडली के लिए भिन्न भिन्न हो जाता है, लेकिन नैसर्गिक जो है वो स्थिर है। जैसे कि सूर्य का, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति तात्कालिक मित्र, नैसर्गिक मित्र होते ही हैं, तो वो स्थिर है, हमेशा के लिए वो मित्र ही रहेंगे। तो ये कहाँ श्लोक क्या दे रहा है इसमें, नैसर्गिकं शत्रुसुहृत्तमेव भवेत् प्रमाणं फलकारी सम्यक् तात्कालिकं कार्यवशेन वाच्यं तत्शत्रुमित्रत्वमनित्यमेव। नैसर्गिकं शत्रुसुहृत्तमेव भवेत् प्रमाणं फलकारी सम्यक् तात्कालिकं कार्यवशेन वाच्यं तच्छत्रुमित्रत्वमनित्यमेव। नैसर्गिकं शत्रु सुहृत्वमेव। जो नैसर्गिक शत्रु और सुहृत्व इत्युक्ते मित्रत्वमेव
भवेत प्रमाणम, ये प्रमाण होता है। फलकारी सम्यक, ये सम्यक रूप से फलकारी होते हैं। मतलब जब योगादि फल, पंच महापुरुष योग हो व कोई भी योग हो, किसी प्रकार के राजयोग हो, उस योग विचार के लिए व दशाफल विचार के लिए हम लोगों को नैसर्गिक मित्र शत्रु को ही देखना चाहिए। वो फलकारी होता है। कहाँ पे? तात्कालिक मित्र शत्रु को जोड़ के नहीं देखना चाहिए। तो कहीं कहीं कार्यवशात तात्कालिकम कार्यवशेन वाच्यम, तात्कालिक मित्र शत्रु को कार्यवशात हम लोगों को देखना चाहिए। कार्यवशात कहने से वहां पे जहाँ पे हमको पंचधा मैत्री विचार का जरूरत होता है, जैसे कि पंचधा मैत्री विचार करने से हम सप्तवर्गीय बल निकालते हैं। तो बल साधन करने के लिए, बलाबल ज्ञान करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? ना तात्कालिक मित्र शत्रु को देखना चाहिए। और किसी कार्यवशात हम लोगों को तात्कालिक मित्र शत्रु को देखना चाहिए, तो यह तात्कालिक मित्र शत्रु नैसर्गिक मित्र शत्रु के जैसे व्यवहार नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए नित्य और अनित्य भी प्रयोग किया गया है शब्द इस श्लोक में। जो नैसर्गिक मित्र शत्रु है वो नित्य है, और तात्कालिक मित्र शत्रु जो है वो अनित्य है। तत्शत्रु मित्रत्व अनित्यमेव, ये जो तात्कालिक शत्रु मित्र है वो अनित्य कहा जाता है। श्लोक की व्याख्या देखिए। नैसर्गिक मित्रामित्रवशात् योगादि विचारः दशाफल विचारश्च करणीयः। नैसर्गिक मित्रामित्रं स्वाभाविकं नित्यं च भवति, परन्तु तात्कालिक मित्र शत्रु विचारः अनित्यमेव बलाबल ज्ञाने करणीयः। अनित्य होता है तात्कालिक शत्रु। तात्कालिक नैसर्गिकयोः संयोगवशात् अधिमित्र अधिशत्रु इत्यादि विचारः क्रियते, तद अधिमित्रादि पंचधा मैत्री विचारः क्रियते। अतः कार्यवशेन तात्कालिक मित्रामित्रं वाच्यम् इति अर्थ अस्य श्लोकस्य। तो हम लोगों को जब फलादेश करना है, यह सब नितांत ध्यान देना है कहाँ पे हम लोग क्या विचार करें, क्योंकि यह ध्यान देंगे तो हम लोगों का विशेष दृष्टि जाएगा फलादेश में, सूक्ष्म दृष्टि हो सकता है फलादेश में। तो यह ध्यान देने के बाद आप फलादेश करें। इति सम। धन्यवाद।